वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो आज हम इस वीडियो में सिल्वर वेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को चर्चा करेंगे और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर इस वीडियो को देखने के बाद याद हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब एमसीक्यू प्रश्नों की बात आती है तो सबसे पहले आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो। तो जब भी एमसीक्यू प्रश्नों की बात आती है तो आपको चैप्टर और उसके राइटर का नाम या पोएट का नाम पता होना चाहिए। तो सिल्वर वेडिंग जो पार्ट है आप लोगों के पास वितान में जो पहला पार्ट है, तो सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। यह आपने याद रखना है। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। उसके बाद सिल्वर वेडिंग क्या है? ये एक कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी और सिल्वर वेडिंग एक कहानी है, याद रखना है आपको। तो हमारे दो एमसीक्यू प्रश्न अभी हो चुके हैं, हम बार बार बोलेंगे इन्हें ताकि आपको याद हो जाए। तो सिल्वर वेडिंग क्या है? ये एक कहानी है और इसके लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? तो जब किसी के विवाह को 25 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, वो 25वीं जो वर्षगांठ मनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग का मतलब है शादी की 25वीं वर्षगांठ। ये तो आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि चैप्टर का नाम ही सिल्वर वेडिंग है। डन, 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम है? तो सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र का नाम है यशोधर बाबू या यशोधर पंत। आप दोनों नाम याद रखेंगे, यशोधर बाबू भी आ सकता है या यशोधर पंत भी आ सकता है। क्लियर हो गया? अगला है यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू किसनदा को अपना आदर्श मानते थे और किसनदा का असली नाम था कृष्णानंद पांडे। क्लियर हो गया? यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? किसनदा को। और किसनदा का असली नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। अब ये कौन है ये किसनदा? तो जब यशोधर बाबू 10th पास करके अल्मोड़ा से, जब यशोधर बाबू 10th पास करके अल्मोड़ा से दिल्ली जाते हैं नौकरी के लिए, तो जो किसनदा थे ना ये उनको दिल्ली में मिलते हैं। ये उनके कोई पहचान के नहीं थे, लेकिन जो किसनदा थे वो गांव से आए हुए लड़कों की मदद करते थे, चाहे वो कोई भी हो। तो यशोधर बाबू भी जब अल्मोड़ा से जाते हैं तो किसनदा उनको दिल्ली में अपने यहां अपने क्वार्टर में रखते हैं। उनका क्वार्टर सबके लिए था, कोई भी आ सकता था वहां, ठीक है, वो सबकी मदद करते थे। तो जो यशोधर बाबू जब दिल्ली जाते हैं तो उनको किसनदा के क्वार्टर में शरण मिलती है। डन। लेकिन जो किसनदा थे वो उस समय उनको जो है एक गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा पाए। क्यों? बाद में जो उनको गवर्नमेंट जॉब मिली उन्होंने किसनदा के अंडर की, ठीक है, लेकिन पहले जब वो 10th पास करके दिल्ली गए तो उस समय डायरेक्ट उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं मिली? ये प्रश्न भी आता है क्योंकि उस समय उनकी एज कम थी। अब 10th पास करके बच्चे की एज हो नहीं सकती इतनी, तो उस समय उनकी एज कम रहती है। तो किसनदा उनको सबसे पहले कहां लगा देते हैं? मैस के रसोइये के रूप में। मैस होती है ना जो, उसके रसोइयों के रूप में, मतलब रसोइये के रूप में रख देते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं और उसको 50 रुपए भी देते हैं। क्यों देते हैं यशोधर बाबू को? कि इनसे तो अपने लिए कपड़े बनवा लेना और कुछ पैसों को कहां भेज देना? अपने गांव भेज देना। ये भी आ सकता है एमसीक्यू प्रश्न कि कितने रुपए दिए, उन पैसों को किस लिए दिया था, कि ताकि वो अपने गांव भेज सके और अपने लिए कपड़े बनवा सके। तो ये है यशोधर बाबू जो 10th पास करके अल्मोड़ा से दिल्ली गए थे नौकरी की तलाश में और वहां उनकी मुलाकात किसनदा से होती है जो उनकी काफी मदद करते हैं। इसलिए यशोधर बाबू उनको अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे, क्योंकि किसनदा की छाप थी उनके अंदर। अब वो बचपन से ही काफी समय तक उनके साथ रहे। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है किसनदा का असली नाम मैं बता चुका हूं, कृष्णानंद पांडे। किसनदा का असली नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। एमसीक्यू में क्या होता है, अगर आपने सुना है ना तो आपको मतलब जो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा।
क्लियर है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू रोजाना अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? तो यशोधर बाबू जब भी ऑफिस जाते थे या वैसे भी वो अपनी घड़ी रोजाना रेडियो समाचार से मिलाते थे। याद रखना, ये यशोधर बाबू अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? रेडियो समाचारों से। अगला है, यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? तो यशोधर बाबू की शादी हुई थी 6 फरवरी 1947 को। तो 1947 तो आपको याद रहेगा। क्यों रहेगा याद? क्योंकि 1947 को तो हमारा देश आजादी हुआ था, तो वो तो याद रहेगा। आपने डेट और मंथ याद रखना है, 6 फरवरी, 6 फेब। डन। अगला प्रश्न है, चड्डा ने यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी के दिन, जिस दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो कितने रुपए मांगे ऑफिस में पार्टी के लिए? तो चड्डा उनके ऑफिस में काम करने वाला एक व्यक्ति है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उनका जूनियर है जो सीधा असिस्टेंट ग्रेड में आया है। ठीक है, चड्डा जो वो व्यक्ति है, तो उसने यशोधर बाबू से कितने रुपए की डिमांड की? ठीक है, उसने बोला भैया आज आपकी एनिवर्सरी है तो पार्टी कराओ। तो उसने यशोधर बाबू से 30 रुपए की डिमांड की। पहले यशोधर बाबू पार्टी के लिए 10 रुपए देते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि भाई 10 रुपए से क्या होने वाला है, तो फिर यशोधर बाबू 10-10 के 2 नोट और देते हैं, तो 30 रुपए हो गए। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे? तो यशोधर बाबू घर से ऑफिस पैदल जाते थे। अब इसके पीछे की भी कहानी समझो। यशोधर बाबू ना पहले साइकिल से जाते थे, लेकिन उनके बच्चों को लगता था कि साइकिल तो चपरासी लोग चलाते हैं, तो वो अपने पिताजी यशोधर बाबू के लिए कहते कि भाई पापा साइकिल में मत जाओ, आप स्कूटर ले लो, क्योंकि साइकिल में तो चपरासी लोग जाते हैं, तो आप स्कूटर में जाओ। लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको ये फालतू की चीजें लगती हैं। और एक और बात, यशोधर बाबू को जो भी चीज फालतू की लगती है ना, वो उसके लिए एक तकिया कलाम बोलते हैं, उसका नाम है समहाउ इम्प्रॉपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब यशोधर बाबू को कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। अरे ये समहाउ इम्प्रॉपर है, तो उनको स्कूटर भी क्या लगता है? समहाउ इम्प्रॉपर। तो उनसे बढ़िया यशोधर बाबू ने कहा कि ये काम करता हूं, मैं पैदल ही चले जाऊंगा। तो उनके बच्चों को शर्म आ रही थी कि मेरे पिताजी क्या है, साइकिल में जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो वो मना करते हैं, वो कहते हैं पापा स्कूटर लो। लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर मतलब फालतू की चीज लगती थी, उनके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं पैदल ही चले जाऊंगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की कितनी संतान थी? तो यशोधर बाबू के 4 बच्चे थे। इसके बारे में ढंग से सुनिए। यशोधर बाबू की 4 संतान थी। सबसे बड़ा लड़के का नाम था भूषण, जो कि विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था और उसको 1500 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। अब यशोधर बाबू कहते हैं कि मेरे साधारण से बेटे को इतनी असाधारण वेतन देने वाली नौकरी कैसे मिल गई? ठीक है, क्योंकि 1500 रुपए तो मुझे अब रिटायरमेंट के दौर पर मिल रहे हैं, जब मैं रिटायरमेंट की एज में पहुंच गया, और इसको स्टार्टिंग में ही मिल गए। तो यशोधर बाबू को अपने बेटे से जलन नहीं हो रही है, लेकिन उनको अपने एक साधारण से बेटे की इस शुरुआत में ही इतनी असाधारण वेतन वाली नौकरी पर एक प्रकार से यकीन नहीं हो रहा है, जल नहीं रहे वो। लेकिन वो कह रहे हैं यार इतनी मतलब इतनी प्रतिभा मेरे बेटे में नहीं है कि उसको इतनी सैलरी स्टार्टिंग में ही मिल जाए, मतलब डन। तो ये भी प्रश्न आ सकता है घुमा के। तो पहले उनके सबसे बड़े लड़के का नाम है भूषण, जो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, उसकी मंथली सैलरी है 1500 रुपए, जो यशोधर बाबू को रिटायरमेंट के दौर में इतने पैसे मिल रहे हैं अब जाके। क्लियर। उनका सेकंड बेटा क्या करता है? उनका सेकंड बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो आईएएस की परीक्षा देगा, सेकंड अटेम्प्ट है उसका। जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेके अमेरिका जा चुका है। ठीक है, और जो चौथी बेटी है वो भी अमेरिका जाने की जिद कर रही है, वो कह रही है कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना चाहती हूं। तो ये 4 उनके बच्चे हैं, बड़े 3 लड़के हैं और सबसे छोटी लड़की है। बड़ा बेटा है भूषण, विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, 1500 रुपए उसकी मंथली सैलरी है। दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है। जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेके अमेरिका जा चुका है। चौथी बेटी भी जिद कर रही है मैं अमेरिका जाऊंगी पढ़ाई के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। क्लियर हो गई बात। और चैप्टर में पता क्या बता रखा है? चैप्टर में जनरेशन गैप बना रखा है कि जो यशोधर बाबू है ना वो थोड़ा पुरानी पीढ़ी के, मतलब वो ना टाइम के साथ ढल नहीं पा रहे हैं, जबकि यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो ढल चुकी है। क्यों ढल चुकी है? अपने बच्चों के प्यार के खातिर। लेकिन यशोधर बाबू के अंदर ना भी किसंदा के वो हैं, क्या कह सकते हो, किसंदा की वैल्यूज। अब वो पहले से ही किसंदा के साथ रहे, तो किसंदा से उन्होंने जो सीखा अभी वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो यशोधर बाबू अभी ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे समय के साथ, और उनके बच्चे मॉडर्न हो चुके हैं, उनकी पत्नी भी अब मॉडर्न हो गई है, तो दोनों के बीच क्या नहीं बैठ रहा है? तालमेल नहीं बैठ रहा है। इस कारण चैप्टर ही पूरा जनरेशन गैप पर है। डन। अगला प्रश्न है,
यशोधर बाबू अपने बटुए में हमेशा कितने रुपए रखते थे? तो यशोधर बाबू के पर्स में हमेशा 100 से 150 रुपए रहते थे। याद रखना है, यशोधर बाबू ना अपने पर्स में हमेशा 100 से 150 रुपए रखते थे, लेकिन उनका डेली का जो खर्च था वो था जीरो। जीरो भी याद रखना हमने, यशोधर बाबू का डेली का खर्च था। इसके लिए एक वर्ड आ सकता है नगण्य। नगण्य का मतलब भी वही होता है जीरो। तो यशोधर बाबू का डेली का खर्च जीरो था। क्लियर हो गया? नगण्य कहते हैं उसको हिंदी में, शून्य। अगला है, यशोधर बाबू का एक साला भी था गिरीश। खास नहीं था लेकिन एक साला था। तो वो उनको भयंकर कैसा आदमी लगता है? ओछा आदमी। याद रखना, यशोधर बाबू का एक साला था गिरीश, जो उसको भयंकर एक ओछा आदमी लगता था। अगला है, यशोधर बाबू के बड़े बेटे भूषण ने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर उनको क्या गिफ्ट दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया। ढंग से सुनिएगा, यहां पर से प्रश्न आ सकता है। यशोधर बाबू का जो बड़ा बेटा था ना भूषण, तो वो वेडिंग एनिवर्सरी के दिन अपने पापा के लिए जो एक गिफ्ट में ऊनी ड्रेसिंग गाउन लाया था। ठीक है, और पता क्या कहता है वो गिफ्ट देते समय? कि पापा आप जब सुबह दूध लेने जाते हो ना, तो आप ये फटे कपड़े पहन के मत जाया करो। तो उसके पापा की आंखों में ना एक आंसू भी आ जाते हैं। समझो क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने जो उसे गिफ्ट दिया ना, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं शर्म की भावना थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारे पापा फटे कपड़े में क्या है, मतलब दूध लेने जाते हैं तो वो नए कपड़े पहन के जाए, मतलब। तो कहीं ना कहीं इसके पापा को ये चीज मतलब थोड़ा थोड़ा दिल से हर्ट करती है कि कम से कम ये बात नहीं बोलता। ठीक है, तो उस समय उनकी आंखों में थोड़े थोड़े नमी भी आ जाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के दफ्तर की जो घड़ी थी ना, वो 5 मिनट पीछे चलती थी। याद रखना, स्टार्टिंग में है कि यशोधर बाबू के हाथ की घड़ी में टाइम हो रहा था 5:30 और उनकी दफ्तर की घड़ी में टाइम हो रहा था 5:25। याद रखना है। ठीक है, तो जब यशोधर बाबू ऑफिस से निकल रहे थे ना, जब वो लास्ट फाइल में लाल फीता बांधकर बंद करते हैं, उनके ऑफिस की छुट्टी तो 5 बजे होती थी, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा काम हो जाता था, तो तब यशोधर बाबू तो अपना काम निपटा के आते थे। तो उस दिन जो है, जब वो फाइल का फीता बांधते ना, तो उनकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा था? 5:30, और ऑफिस की घड़ी में 5:25। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि जब यशोधर बाबू ने फाइल का जो है फीता बांधा, तो उस समय कितना टाइम हो रहा था घड़ी में? तो उनकी घड़ी में हो रहा था 5:30 और दफ्तर की घड़ी में हो रहा था 5:25, क्योंकि वो 5 मिनट पीछे चलती थी। और यशोधर बाबू अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? रोज रेडियो समाचारों से। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू को अपने बड़े बेटे की नौकरी समझ क्यों नहीं आती है? वही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे को शुरुआत में ही मतलब उसकी प्रतिभा के अनुसार अधिक वेतन मिल रहा है। मतलब वो थोड़े आश्चर्यचकित है, जल नहीं रहे लेकिन आश्चर्यचकित है कि मेरे एक साधारण से बेटे को एक असाधारण वेतन देने वाली नौकरी कैसे मिल गई, क्योंकि उनके बेटे को मंथली 1500 रुपए मिल रहे हैं, जो यशोधर बाबू को रिटायरमेंट के तौर पे मिल रहे हैं, तो उनको लगेगा ही। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू जो थे ना, उन्होंने 10th पास किस स्कूल से किया था? मैंने बताया ना, वो अल्मोड़ा से दिल्ली आए थे। तो जब वो छोटे थे, उन्होंने 10th कहां से पास किया था? रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। तो प्रश्न आ सकता है, उनकी मैट्रिक की पढ़ाई कहां से हुई? रैमजे स्कूल अल्मोड़ा, 10th कहते हैं उसे। अगला है, जब यशोधर बाबू नौकरी के लिए दिल्ली आए, तो उनको कहां शरण मिली थी? किसने दी थी उनको अपने क्वार्टर में जगह? किशनदा ने। वो सभी पहाड़ से आए हुए लड़कों को अपने क्वार्टर में जगह देते थे, बहुत अच्छे थे, सबकी मदद करते थे। तो यशोधर बाबू को भी उन्होंने ही जगह दी थी वहां, जब वो 10th पास करके दिल्ली आए थे। डन। तो पहले उन्होंने उसको, मैंने बोला ना उनकी एज कम थी यशोधर बाबू की, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब तो कैसे लगती? तो उन्होंने उनको मैस के रसोइये के रूप में नौकरी दे दी और 50 रुपए उधार भी दिए थे कि अपने लिए कपड़े बनवा ले और कुछ पैसे गांव भेज दे। अगला प्रश्न है, दफ्तर के चपरासी का क्या नाम था? तो यशोधर बाबू का जो दफ्तर था जिसमें वो काम करते थे सब लोग, चड्डा हो गया, यशोधर बाबू हो गए, मेनन हो गया, तो वहां जो चपरासी था उसका नाम था भगवान दास। याद रखना है, उस दफ्तर में एक चपरासी था जिसका नाम था भगवान दास। अगला है, यशोधर बाबू दफ्तर के बाद, उनकी 5 बजे छुट्टी होती थी ना, कई बार एक्स्ट्रा काम होता था तब वो रुक जाते थे, लेकिन 5 बजे उनकी छुट्टी होती थी। और वो घर पता कितने बजे पहले से, मतलब कितने बजे से पहले नहीं जाते थे? रात के 8 बजे से पहले। अब आप सोचोगे सर वो 3 घंटे कहां जाते थे फिर? तो 5 बजे। अब वो घर जल्दी क्यों नहीं जाते? पता है उसका कारण? क्योंकि उनके अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से ना हर छोटी मोटी बात पर मतभेद होता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि यशोधर बाबू जल्दी घर क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनके बच्चों से और पत्नी से मतभेद होता है, क्योंकि उनके पत्नी और बच्चे मॉडर्न ख्यालों के और यशोधर बाबू अभी उलझे हुए हैं, वही पुराने ख्यालों और नए ख्यालों के बीच में जनरेशन गैप है, मतलब बेसिकली।
अगला देखिए, तो यशोधर बाबू जब 5 बजे जाते थे, मतलब दफ्तर से उनकी छुट्टी हो गई, तो वो 8 बजे से पहले नहीं जाते थे घर। तो वो कहां जाते थे? तो वो सबसे पहले जाते थे बिरला मंदिर। वैसे वो आस्तिक नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने एक नई नई रीत अपनाई है भगवान में ध्यान लगाने की। वैसे वो आस्तिक इंसान है नहीं, लेकिन अभी अभी उन्होंने नई रीत अपनाई है, ठीक है, धार्मिक बनने की। मतलब तो पहले वो बिरला मंदिर जाते थे, उसके बाद वहां प्रवचन सुनते थे बिरला मंदिर में। उसके बाद वो पहाड़गंज जाते थे सब्जी लेने, और अपने आसपास जो उनके मिलने वाले दोस्त यार भी हैं उनसे भी मिल लेते थे। फिर वो 8 बजे घर पहुंचते थे। याद रखना है, तो ऑफिस से वो कहां जाते थे? पहले बिरला मंदिर, वहां प्रवचन सुनते थे। उसके बाद वो कहां जाते थे? पहाड़गंज सब्जी लेने, और दोस्तों से मिलना मिलाना भी वहीं पर होता था। उसके बाद वो सीधा कहां चले जाते थे? अपने घर। 8 बजे से पहले नहीं जाते थे, और उनके ऑफिस की छुट्टी 5 बजे हो जाती थी। अगला है, यशोधर बाबू जल्दी घर लौटना पसंद क्यों नहीं करते? तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि उनका अपने बच्चों और पत्नी से छोटी मोटी बात पर क्या होता था? मतभेद होता था। अगला प्रश्न है, रिटायर होने के कितने महीने बाद किसंदा को अपना क्वार्टर खाली करना पड़ा? अब जब किसंदा रिटायर हो गए, जब उनकी एज हो गई थी, तो क्वार्टर तो खाली करना पड़ता। तो कितने महीने बाद? 6 महीने बाद तक उनको अपना क्वार्टर खाली करना पड़ा। रिटायर होने के 6 महीने का टाइम मिला होगा ना, तो रिटायर होने के 6 महीने बाद किसंदा को अपना क्वार्टर खाली करना पड़ा, याद रखना। अगला है, किसंदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए? अब किसंदा ने इतने लोगों की मदद करी, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं करी, ठीक है, लेकिन यशोधर बाबू ने क्यों नहीं करी उनकी मदद? वो ये पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू के घर में एक तो स्थान का भी अभाव था, ठीक है, उस समय उनकी इतनी जगह नहीं थी, क्लियर है, स्पेस नहीं था। और दूसरा, वो अपने परिवार को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, क्लियर हो गई बात। तो ये बात याद रखना, उनके घर में बेसिकली स्थान का क्या था? अभाव था, ठीक है। अगला है, क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी। अब जब यशोधर बाबू की शादी हो चुकी, अब उनकी फैमिली भी रहती थी, क्लियर हो गई बात। उस समय उनकी ज्वाइंट फैमिली थी कुछ समय के लिए, तो किसंदा को वो कैसे रखते अपने यहां, क्लियर हो गया। अगला है, यशोधर बाबू का तकिया कलाम क्या था? मतलब जब उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी ना, तो यशोधर बाबू कहते थे समहाउ इम्प्रॉपर। कोई भी चीज जो उनको अच्छी नहीं लगती है, वो कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। चाहे वो उनकी पत्नी का स्टाइलिश कपड़े पहनना हो, ठीक है, तो उनको ये चीज भी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, क्लियर हो गई बात। गैस पर रोटी बनाना भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, क्लियर हो गई बातें। तो ये चीजें उनको पसंद नहीं आती। तो जो चीजें उनको पसंद नहीं आती वो कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। अगला है, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। ये बात किसने कही थी? तो ये बात किसंदा की थी। किसंदा का लॉजिक था, वो कहते थे, किसंदा ने ना, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए मकान नहीं बनाया। एक तो वो कुंवारे थे, उन्होंने शादी नहीं कभी करी कभी, तो वो कहते थे कि बाद में वो अपने गांव चले जाएंगे। मतलब जब किसंदा क्या होते, रिटायर होते हैं ना, तो उसके कुछ समय तक तो वो वहां रहते हैं, मतलब वहां वो किराए के घर में भी रहते हैं उसी एरिया में, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने गांव चले जाते हैं, क्लियर है, जहां उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो उनकी सोच थी ये कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं, तो तभी उन्होंने मकान नहीं बनाया। और यशोधर बाबू भी अभी मकान नहीं बनाना चाह रहे, वो भी उसी फॉर्मूले पे हैं कि हम भी बाद में क्या कर चले जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे। तो अगला है, तो ये बात किसंदा की है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। अगला है, किसंदा की मौत किससे हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसंदा जब अपने गांव चले जाते हैं ना, तो उनको कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं, वो सूखने लग जाते हैं। तो इसका आंसर पता क्या है? किसंदा की मौत कैसे हुई? ये बहुत लॉजिकली आंसर है। उसका आंसर है जो हुआ होगा से हुई। ये एक सेंटेंस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हुआ होगा का क्या मतलब है। इसका मतलब है पता नहीं क्या हुआ। एमसीक्यू में भी आ सकता है, जो हुआ होगा का क्या मतलब है, पता नहीं क्या हुआ। मैं बताता हूं कैसे। जब किसंदा अपने गांव जाते हैं ना और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यशोधर बाबू को एक बार उनकी बिरादरी का कोई एक आदमी मिलता है, किसकी? किसंदा की। तो तब वो बोलते हैं, भाई किसंदा के मतलब क्या हालचाल है, ठीक है, तो या उनकी मौत कैसे हुई? तो वो बिरादरी का आदमी बोलता है, अरे जो हुआ होगा से हुई। इसका मतलब जिस इंसान का कोई नहीं होता, बाद में उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता, तो उसके बिरादरी का आदमी भी कहता है, भाई जो हुआ होगा से हुई उनकी मौत, मतलब पता नहीं क्या हुआ। तो ये है इसका मतलब। तो इसीलिए जो है, कई बार यशोधर बाबू को लगता था कि यार किसंदा ने सही करी जो शादी नहीं की, लेकिन बाद में फिर ये भी सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा। तो कई बार तो उनको ये चीज अच्छी लगती है किसंदा की कि कुंवारे ठीक थे हो, लेकिन बाद में वो भविष्य के बारे में भी क्या है सोचते हैं, ठीक है। अगला है,
उसके बाद है किसंदा की मौत किससे हुई, तो याद रखना जो हुआ होगा से, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। जब वो अपने गांव जाते हैं तो धीरे धीरे वो सूखने लग जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनके परिवार में कोई था भी नहीं, उन्होंने शादी तो की नहीं। क्लियर है। अगला है यशोधर बाबू की जब जिस दिन सिल्वर वेडिंग थी, जब वो अपने घर जाते ना तो वो चौंक जाती कि यार मैं किसके घर आ गया, क्यों? क्योंकि उनके परिवार वालों ने तो उनको पार्टी के बारे में बताया नहीं था कि हमने घर में पार्टी का अरेंजमेंट कर रखा है। तो पहले तो वो चौंक जाते हैं, शर्माते हैं, वो वेट करते हैं कि यार मेहमान कब जाएंगे मेरे घर से, मैं तब जाऊं। लेकिन जब थोड़े मेहमान चले जाते हैं तो वो घर के अंदर घुस ही जाते हैं। तो बाद में क्या होता है, यशोधर बाबू ने केक न खाने के पीछे क्या कारण दिया? तो पहले तो वो केक को काटना भी उनको एक बचकानी हरकत लगती है। यशोधर बाबू को तो सिल्वर वेडिंग मनाना भी अंग्रेजों के चोचले लगते हैं, उनको ये पसंद नहीं है। वैसी पुराने ख्यालों के आदमी उनको ये पसंद नहीं है। लेकिन जब बच्चों ने जिद करी, उनकी बेटी उनको खींच के लाती है, वो केक काटने की जिद करते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी तो खा लेती है, लेकिन यशोधर बाबू केक खाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इसमें क्या होता है, अंडा होता है। तो याद रखना है ये रीजन। ठीक है। अगला है, तो अगला प्रश्न जो है, तो उसके बाद क्या होता है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, समरी में ज्यादा बेटर है। तो यशोधर बाबू क्या करते हैं, वो देखते हैं कि गेस्ट अभी बचे हैं, तो वो अंदर जाते हैं। तो वो जैसे पूजा 15 मिनट की करते थे, उस दिन वो और देर लगाते हैं पूजा करने में, कि ताकि बाकी के गेस्ट भी क्या हो जाएं, बाहर चले जाएं। लेकिन उनके बच्चे उनको बार बार बुलाते हैं, तो उनको बाहर जाना ही पड़ता है। क्लियर हो गई बात। तो यशोधर बाबू का क्या है, यशोधर बाबू कोई चीजें पसंद नहीं है वैसे, चाहे वो क्या है सिल्वर वेडिंग मनाना हो या मैंने बोला केक काटना हो, उनको एक बचकानी हरकत लगती है। लेकिन अपने परिवार की खुशी के कारण कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरे पार्ट में क्या है, इस पूरे पार्ट में जनरेशन गैप दिखाया गया है। एक तरफ है यशोधर बाबू के बच्चे और उनकी पत्नी, उनकी पत्नी तो मॉडर्न हो गई है, किस कारण? बच्चों के प्रेम के कारण। लेकिन जो यशोधर बाबू हैं उनके अंदर अभी भी किसंदा की क्या है, छाप है। तो वो क्या है, मतलब पुराने विचारों और नए विचारों के बीच एक अंतर्द्वंद की स्थिति है, जिसको कन्फ्लिक्ट कहते हो आप। तो वो धीरे धीरे समय के साथ क्या है, बदल रहे हैं। तो अगर आपको इसके अलावा कोई प्रश्न पूछना हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।